हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसा कि मैं अपना वीडियो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कंटिन्यूस में डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरी भी कमी हो जाती है कि क्योंकि इस डिजिटल, इस टेक्नोलॉजी में मैं अपने आप को इलिटरेट फील करता हूँ, जिसके कारण कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है और इसी के कारण मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। पर जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया, कंटिन्यू रहेगी तो कंटिन्यू कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर सब कुछ आए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो जो देयर के बारे में चर्चा किया था, आज उसी से रिलेट करके थोड़ा सा हट के ग्रामर का ही पार्ट है, इसे हमें रिटेन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक पंक्चुएशन का एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम एपोस्ट्रॉफी है। एपोस्ट्रॉफी ग्रामर का एक खास हिस्सा है, जिसके यूज़ को अगर हम प्रॉपर वे में हम नहीं कर पाते हैं तो इसका सेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलें फिर तो हम स्टार्ट करें आज का टॉपिक एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी के बारे में मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। मेरा जहां तक अपना उम्मीद है कि एपोस्ट्रॉफी के बारे में भी आपको पता होगा, पर जो ऑब्जर्वेशन, जो इनोवेशन मैंने आपके लिए लाया है, शायद वो आपसे उससे क्वाइट डिफरेंट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसके एपोस्ट्रॉफी के बारे में जानते हैं। बेहतर ढंग से एपोस्ट्रॉफी को जानने के लिए इसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। क्योंकि ये डिवीजन मेरा अपना, मेरा ऑन इनोवेशन है, न कि ये ग्रामर से, क्योंकि ग्रामर में दिया हुआ है। मैं ऐसा नहीं, क्योंकि ग्रामर से ही मैं आया हूं, ग्रामर को ही स्टडी करके मैं आपको बताने आया हूं। लेकिन हाँ, ये अलग है कि किसी भी ग्रामर में ये इतने डीप में नहीं दिया गया है, ये एक बात है। तो एपोस्ट्रॉफी को हमने 3 भाग में बांटा, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 को अगर बेहतर ढंग से हमें देखना है तो इसे 2 पार्ट में बांटते हैं। इसे हम बिफोर और आफ्टर का नाम दिए हैं। तो एपोस्ट्रॉफी बिफोर, यह जो होता है, पहले एपोस्ट्रॉफी फिर एस का प्रयोग होता है, जबकि आफ्टर में पहले एश उसके बाद एपोस्ट्रॉफी आता है। तो फ्रेंड्स, बिफोर और आफ्टर, इस दोनों का यूजेस क्वाइट डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जहां बिफोर यूज होना है वहां आपने आफ्टर लगा दिया तो सेंस क्रिएट होगा, या जहां आफ्टर लग रहा है वहां बिफोर लगा दिया तो भी सेंस क्रिएट नहीं होगा। अलग अलग सेंस हो जाता है। अब यहां में स्टेप 1 जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो आफ्टर और बिफोर ये क्रिएट क्या कर रहा है? यह सेंस क्रिएट कर रहा है ऑफ का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ मतलब का या के या की, चाहे बिफोर वाला हो या आफ्टर वाला हो, जहां कहीं भी ये यूज होगा तो सेंस यही ऑफ का यानी कि का, के, की का मीनिंग क्रिएट करेगा। अब यहां में यह कि आफ्टर का यूज कहां होगा और बिफोर का यूज कहां होगा, तो इसके बारे में हम 1 बाय 1 कर सकते हैं। तो नंबर 1 में हम बिफोर को ही पढ़ लेते हैं कि बिफोर एपोस्ट्रॉफी का यूज कहां होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें यह बताता है कि इट इज यूज्ड टू क्रिएट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट द सेंस ऑफ with any singular noun, यानी कि किसी भी सिंगुलर नाउन में अगर ऑफ का सेंस क्रिएट करना है तो हमें बिफोर एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं राम्स पेन। अब इसमें राम तो सिंगल है और इसलिए राम का कलम अगर हमें बनाना है तो राम्स पेन।
या ब्रदर्स बुक, मतलब भाई का किताब। तो देखा फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है कि ब्रदर सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, और उसमें हमने बिफोर एपोस्ट्रोफी का यूज किया और ऑफ का सेंस क्रिएट हो गया। तो ये बिफोर में फर्स्ट चीज यूज हो गया, इसका फर्स्ट रूल हो गया ये। अगर हम इसके सेकेंड रूल को देखते हैं तो बोलता है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू क्रिएट, also used to create the sense of with those plural noun, with those plural noun which are made plural without using s और es। ये क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें इसका कहने का सेंस ये है कि बिफोर अपोस्ट्रोफी का प्रयोग उस प्लूरल नाउन के साथ भी किया जाता है जो प्लूरल बना है, पर प्लूरल बनने में s या es का यूज, es या es का प्रयोग उसके साथ नहीं किया गया है, तो उसके साथ भी ये बिफोर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे कि लिखा होता है चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन ऑलरेडी चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है, लेकिन चिल्ड्रेन्स पार्क मतलब बच्चों का पार्क, या आप मॉल जाते होंगे तो मॉल में लिखा होता है जहां में कपड़े वगैरह देखते हैं तो मेंस वियर, क्योंकि MAN इसका सिंगुलर फॉर्म होता है और उसका प्लूरल बन गया MEN, तो इसमें मेंस वियर आदमियों का कपड़े जो होते हैं तो उसके लिए यूज किया गया एपोस्ट्रोफी, और वो बिफोर एपोस्ट्रोफी का। तो इस तरह से आपने देख लिया कि बिफोर एपोस्ट्रोफी का यूज कहां कहां होता है, इससे आपके एक्सप्रेशन में जरूरत पड़ती है और हमें इसको यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसके बिफोर का खत्म होकर के अगर हम इसके आफ्टर को देखते हैं तो देखिए कि उसका यूज कहां हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अगर हम दूसरे पार्ट आफ्टर एपोस्ट्रोफी के यूज के बारे में हम देखें, यानी कि एस इसके बाद एपोस्ट्रोफी, तो कहता है क्या, तो इट इज यूज्ड टू क्रिएट, it is used to create the sense of the sense of with those plural noun, with those plural noun which are made plural, which are made plural by using s और es। मतलब कि यह आफ्टर का मैक्स जो यूज है, मोस्टली नहीं हमेशा ही यूज होता है कि उस प्लूरल नाउन के साथ जो प्लूरल है पर उसके प्लूरल बनने में s या es का कंट्रीब्यूशन है और वो प्लूरल बना है, और उसमें अगर हमें ऑफ का मीनिंग यानी कि का के की का सेंस क्रिएट करना होता है तो हम आफ्टर एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं गर्ल्स स्कूल। तो फ्रेंड्स, गर्ल्स चूंकि लड़कियों का स्कूल हुआ है, कोई एक लड़की नहीं जाएगी, एक से ज्यादा लड़कियों की जाने थी, इसलिए गर्ल्स लड़कियां, और उसमें एपोस्ट्रोफी यूज कर दिया गया, तो मतलब यह हुआ कि लड़कियों का स्कूल। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं बॉयज हॉस्टल। देखा फ्रेंड्स, तो इस तरह से एपोस्ट्रोफी जो स्टेप 1 है आफ्टर और बिफोर,
का प्रयोग कहां पे हमें करना है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि फन हो जाता है फ्रेंड्स। अगर हम यहां में लिखते हैं कि फादर्स पेन, तो ये सिंगल है कि पिताजी का कलम, लेकिन अगर हमसे गलती हो गई कि एपोस्ट्रोफी यहां नहीं लग करके फादर्स कर दिया और यहां में लगा दिया, तो क्या हुआ? फन हुआ, अ टाइप ऑफ एब्यूजिंग। क्या हुआ? पिताओं का, यानी कि एक से ज्यादा। तो फ्रेंड्स देखा कितना ये फन हो गया। इसलिए एपोस्ट्रोफी को अगर एग्जैक्ट जगह जहां उसकी जगह है वहां अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये मुश्किलें आपके साथ आ सकती है और ये एक फन बन जाता है। तो फ्रेंड्स इस पे हमें ध्यान रखना है और हमने स्टेप 1 को ओके कर दिया। अब हम अगर स्टेप 2 के ऊपर चर्चा करते हैं कि एपोस्ट्रोफी स्टेप 2 क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसमें एपोस्ट्रोफी के स्टेप 2 जो होता है यह हेल्पिंग वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करता है। यह हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करता है, यही है। और इससे रिलेटेड खासकर उन लोगों के लिए जो लोग क्लास 10th 12th बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या और लोअर क्लास में जो भी लोग पढ़ रहे हैं उन सब के लिए जरूरी है। और इससे रिलेट एक चैप्टर होता है जिस चैप्टर का नाम होता है क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग में इसी एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो इजी है, इसमें है क्या चीज जानने की जो आप मुझे बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स सचमुच इसमें भी कुछ बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है। आखिर है क्या चीज, तो देखें। तो हेल्पिंग वर्ब बोलता है कि कंप्लीटली पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब आता है और इसके वहां पे हम ये एपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं और इस तरह से इसका ये शॉर्ट फॉर्म तैयार हो जाता है। मतलब कि इज पूरा आया, इसके साथ हमने नॉट को मिलाया तो शॉर्ट जो बन जाएगा इज एन एपोस्ट्रोफी और टी। यहां था इज नॉट, जबकि इसके शॉर्ट हमने बनाया इजंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लिया। सेम वे आ जाता है आपका आर प्लस नॉट, तो अब हम बनाना आसान हो गया आरेंट, और ये आपको ऑलरेडी पहले से भी शायद पता होगा, जैसा कि आप कह रहे होंगे, मन में सोच रहे होंगे अरे ये इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें अब मैं खास जो मेन पॉइंट है वही बता दूं। तो फ्रेंड्स ठीक उसी प्रकार अब आप सोचे एम प्लस नॉट व्हाट शुड बी, आप तो यही कहेंगे इसमें क्या है, आर प्लस नॉट तो आरेंट हुआ, तो एम प्लस नॉट इज इक्वल टू एमेंट, एंड दैट इज रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो एम प्लस नॉट इज इक्वल टू एमेंट नहीं होता है, एम प्लस नॉट इज इक्वल टू भी होता है आरेंट। तो फ्रेंड्स ये देखें, इसमें ग्रामेटिकल पॉइंट के कारण एम प्लस नॉट को आरेंट में कन्वर्ट किया जाता है, नॉट एमेंट। तो मैं इसमें एक स्टार लगाता हूं कि काम किया। जबकि फिर यहां देख लें डू प्लस नॉट, ये आराम से बन जाता है कि डोंट हो जाता है। जबकि फिर यहां में मैं अगर विल प्लस नॉट दूं तो आपके मन में अब क्या आ रहा होगा, विलेंट। अगेन फिर रॉन्ग हो रहा है, इसका विल प्लस नॉट इज इक्वल टू नॉट विलेंट। इसमें भी मुझे स्टार लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये भी एक स्पेशल है। तो विल प्लस नॉट इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स वॉन्ट, ये देख लिया। ठीक उसी प्रकार एक और इसमें आता है शैल प्लस नॉट इज इक्वल टू शैलेंट, सॉरी रॉन्ग हो गया, तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, इसका बनता है शांट। तो ये भी स्टार का हो गया, यानी कि ये 3 चेंजिंग का है। इसके अलावा बाकी जितने भी आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब उसके साथ नॉट लगाएंगे तो शॉर्ट वही है कि नॉट का ओ को रिमूव करेंगे, ओ की जगह पे हम एपोस्ट्रोफी डाल के टी लगाते हैं। लेकिन ये 3 जो स्पेशल केस है एम, विल और शैल, इस पे आपने ध्यान रखना होगा, वरना गलती हो ही जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह देखा स्टेप 2 के बारे में। अब हम स्टेप 3 के बारे में, हम इसमें क्वेश्चन टैग टॉपिक होता है जो कि मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट में आपको इंक्लूड करूं। फिलहाल एपोस्ट्रोफी टॉपिक को खत्म करें। तो एपोस्ट्रोफी टॉपिक में नंबर 3 क्या होता है, तो नंबर 3 जो एपोस्ट्रोफी होता है यह बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म करना ये स्पीकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
जब भी आप किसी फॉरेनर या कोई भी इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं तो वो मैक्सिमम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में बोलते हैं। तो कई बार यह भी एक कारण होता है कि हमें अच्छा से इंग्लिश को समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, अब हमें देखना यह है कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से शॉर्ट किया जाता है और फिर सामने वाला बोलता है तो कैसे उसको आसानी से समझना है। तो इसमें यह यूज होता है कि इसमें रूल होता है, नंबर 1 रूल में यह होता है कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट तो इसमें कंप्लीटली पूरा आ जाता है, सब्जेक्ट इसमें कंप्लीटली पूरा आ जाता है, प्लस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब को हम पुट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का बोलता है कि लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले, लास्ट कॉन्सोनेंट सिर्फ लास्ट कॉन्सोनेंट ही यूज किया जाता है, उससे पहले का जितने सारे वॉवेल होते हैं सबको रिमूव करना होता है, यानी कि लास्ट कॉन्सोनेंट शुड बी एडेड, लास्ट कॉन्सोनेंट शुड बी एडेड आफ्टर removing all vowels and consonant, all vowel आप यानी कि लास्ट कॉन्सोनेंट शुड बी एडेड आफ्टर रिमूविंग ऑल वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट एंड पुटिंग एपोस्ट्रोफी। ये होता है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें यह कह रहा है कि सब्जेक्ट पूरा हो रहा है, जैसे कि आई है और इसके साथ एम को ऐड करना है, तो यहां तो आई और एम होता है, लेकिन जैसे इसको हम शॉर्ट करते हैं तो आई में लास्ट कॉन्सोनेंट एम हो रहा है और ए यहां से रिमूव हो जाएगा, तो आई के साथ एपोस्ट्रोफी और एम। तो फ्रेंड्स देखें, यहां हम बोलते हैं आई एम, जबकि यहां इसको क्या बोला जा रहा, सिर्फ आई। अब यहां बोले आई एम मनोज कुमार, बट यहां बोला जाएगा आई एम मनोज कुमार। तो फ्रेंड्स दैट्स द डिफरेंस, यही एक अंतर है जो स्पीकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें एक और रूल बोलता है कि इफ द सेकेंड लास्ट अल्फाबेट also, if the second last alphabet also belongs to last consonant class या कैटेगरीज जो कह दें, तो क्या कह रहे हैं कि both should be added, both should be added, removing all alphabets and putting apostrophe। यानी कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब में लास्ट अल्फाबेट जो है, अगर सेकेंड अल्फाबेट भी उसी क्लास का हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहां ले सकते हैं कि आई है और इसके साथ हमने शैल का यूज किया, तो लास्ट एल है लेकिन सेकेंड लास्ट भी एल है, तो फ्रेंड्स ये दोनों सेम क्लास का हो गया। इससे पहले के सारे को रिमूव किया तो आई एपोस्ट्रोफी और डबल एल हो गया, यहां था आई शैल, बट यहां क्या हो गया फ्रेंड्स, आई, या आई शैल, जबकि शॉर्ट बोलते हैं तो आयल। अब हम यही चीज स्पीकिंग के लिए कहते हैं कि आई शैल डू इट, और उसी को अगर हम प्रॉपर इंग्लिश में बोलते हैं तो आई विल डू इट। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस होता है। फिर उसी प्रकार अगर हम यह दे दें कि इसमें खासकर कि आई प्लस हैव, अब यहां में देखना है तो इसमें एक और रूल होता है फ्रेंड्स। फर्स्ट आपने देख लिया, मैं रब करने से पहले एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि सब्जेक्ट तो कंप्लीटली आएगा और हेल्पिंग वर्ब में लास्ट कॉन्सोनेंट ही आएगा, और उससे पहले का जितने भी अल्फाबेट है सबको रिमूव करना होगा और वहां एपोस्ट्रोफी डाल के लास्ट जो हेल्पिंग वर्ब का लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसको पुट करते हैं। जबकि दूसरा रूल में यह कह रहा है कि लास्ट अल्फाबेट को
तो रखेंगे, लेकिन अगर सेकेंड लास्ट अल्फाबेट भी अगर सेम क्लास का होता है तो वो दोनों अल्फाबेट उसके साथ मेंशन किया जाता है। अब इसके थर्ड रूल को हम देखते हैं कि थर्ड रूल में क्या कह रहा है फ्रेंड्स। इसके थर्ड रूल जो बोलता है कि अगर कोई लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है, लास्ट कॉन्सोनेंट का ही उठाना है, तो थर्ड रूल में कह रहा है कि लास्ट कॉन्सोनेंट is added after removing all alphabets and putting apostrophe। ठीक है फ्रेंड्स, तो apostrophe को पुट करने के बाद करते हैं, लेकिन करें कि इफ आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट any vowel is present, फिर क्या कर रहे थे, in this situation last vowel should be also added, last vowel should be added with consonant। तो फ्रेंड्स ये चीज को देखना। अब यहां हम देख रहे हैं कि आई और हैव, इसको अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो आई लास्ट कॉन्सोनेंट वी हो रहा है, लेकिन वी के बाद ई है तो ई इसके साथ जाता है। अब यहां में हम बोलते हैं आई हैव, जबकि यही स्पीकिंग के लिए होता है आई या आई हैव, और यहां बोलते हैं आई। तो ये चीजों को हमें देखना होता है, तो ये चीज होता है। तो फ्रेंड्स इसमें डिफिकल्ट क्या हो जाती है, तो डिफिकल्ट ये हो जाती है कि अगर सब्जेक्ट के साथ हैड आ जाए, शुड आ जाए, वुड आ जाए, तो सबका यहां यही होता है कि सब्जेक्ट प्लस एपोस्ट्रॉफी और डी यूज होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहां हैड है या शुड है या वुड है, तो ये सारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि अगर आपकी ग्रामर में अच्छी स्ट्रेंथ बन जाती है, स्ट्रांगनेस आपकी अच्छी हो जाती है, तो आप पकड़ सकते हैं। अब यहां सेंटेंस है, तो अगर हम यहां आई के बारे में दिया तो आइड 4 पेन्स, आइड 4 पेन्स, मतलब क्या यहां सेंस निकला, आई हैड, आई शुड, आई वुड। चूंकि आइड 4 पेन्स मतलब आई हैड 4 पेन्स। आइड गो देयर, अब यहां आइड गो देयर, तो यहां शुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको ये समझना है। तो इसलिए ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाता है, पर स्पीकिंग के लिए ऐसे ही हेल्पिंग सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में यूज किया जाता है। अलग बात है कि लर्नर इसको फुल फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि आई एम मनोज कुमार, अगर इसको लर्नर बोल सकता है, लेकिन जो एक परफेक्ट पर्सन होता है तो वो कभी भी आई एम मनोज कुमार नहीं बोल सकता है, वो ऐसे ही बोलेगा आई एम मनोज कुमार। तो ये डिफरेंट। तो बहुत से बात होने में आपने क्या कर दिया कि अगर आप किसी अपने कोई कलीग्स बाहर बैठा है और आप शायद लेट हो रहे हैं, बॉस की डांट का हो रहा है, तो आप क्वेश्चन करते हैं बॉस आ गया है या बॉस आ गए हैं, लेकिन इसके साथ हम और पुट करते हैं बॉस आ गए हैं, है ना। तो ये है ना जो है क्वेश्चन है, या हम नेगेटिव करते हैं कि बॉस नहीं आए हैं, है? तो यही चीज है कि अगर हम सेंटेंस को, इसमें यह होता है कि अगर गिवन सेंटेंस, if given sentence belongs to affirmative, so tag should be added, tag should be added नेगेटिव। यानी कि अगर सेंटेंस गिवन सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ
तो टैग इसका नेगेटिव जाएगा। सेम वे वॉइस वर्स कर सकते हैं कि इफ गिवन सेंटेंस बिलोंग्स टू नेगेटिव विद दैट टैग शुड बी अफर्मेटिव एडेड। तो सेम वे फ्रेंड्स आप ये गौर करेंगे कि किस तरह से होता है। तो इसमें हमें ये गौर करना है कि अफर्मेटिव टैग क्या होता है और नेगेटिव टैग क्या होता है। तो इसमें ध्यान रखना है और बात कुछ भी नहीं। अफर्मेटिव टैग होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा, सेंटेंस जो गिवन दिया होगा उसका हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन यहाँ में पुट करेंगे और साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। जबकि नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा, शॉर्ट फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट जो होगा उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये दोनों चीजें, ये अफर्मेटिव टैग हो गया और ये नेगेटिव टैग हो गया। इसे हम एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि मैंने सेंटेंस बताया कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो टैग इसके साथ नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया गया हो तो इसके साथ टैग जो होगा अफर्मेटिव को पुट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला आप अपने माइंड में रखें। तो फिर क्वेश्चन टैग नाम का टॉपिक आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो टैग नेगेटिव होगा। तो मैं एक सिंपल सेंटेंस के द्वारा बताता हूं कि रवि इज अ गुड बॉय। ठीक है फ्रेंड्स, तो रवि इज अ गुड बॉय, ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम देखते हैं कि गिवन सेंटेंस को जब हम वेरीफाई करते हैं तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू अफर्मेटिव। तो अगर ये अफर्मेटिव है तो हमने ये फॉर्मूला ध्यान रखा, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है तो टैग इसमें नेगेटिव डालते हैं। इसलिए यहां में रवि इज द गुड बॉय, तो यहां में सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव देंगे। तो सेंटेंस को फिर से हम रीराइट करेंगे कि रवि इज अ गुड बॉय। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम कॉमा डालेंगे और फिर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या निकला, इज। तो ये नेगेटिव टैग है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म लाएंगे, तो इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म तो इजंट, और रवि का प्रोनाउन बनाएंगे तो रवि का प्रोनाउन जो हो जाएगा ही के रूप में आएगा। यानी कि हम इसको प्रॉपर वे में अगर हम बना ले, दूसरा हम बना के देखते हैं कि शी इज अ गुड गर्ल। तो फ्रेंड्स इसे हम अगर बनाएंगे टैग में तो सेंटेंस देखा कि बिलोंग्स टू अफर्मेटिव, तो फिर से रीराइट किया शी इज अ गुड गर्ल, सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग इसमें आ जाएगा इज प्लस नॉट का इजंट, और शी ये ऑलरेडी प्रोनाउन है तो शी का सी यहां यूज कर दिया साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर हम यही दे दें कि रीना वाज अ गुड गर्ल, तो रीना वाज अ गुड गर्ल ये सेंटेंस है, इसका टैग फिर बनाते हैं तो रीना वाज अ गुड गर्ल, कॉमा वाज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म तो वाजंट, और रीना का प्रोनाउन बनाएंगे तो वाजंट शी। देखा फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने क्या किया कि अफर्मेटिव सेंटेंस कोई भी होगा तो उसका नेगेटिव टैग यूज करेंगे। सेम वे इसमें कहा जाता है कि अगर सेंटेंस ही नेगेटिव हो तो टैग, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अफर्मेटिव टैग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको फिर से एक बार देखते हैं कि किस तरह से इसका सेंटेंस नेगेटिव होने से अफर्मेटिव टैग कैसे लगता है। अगर हम यही में दें कि मोहन इज नॉट कॉलिंग मी, मोहन इज नॉट कॉलिंग मी। अब ये सेंटेंस गिवन सेंटेंस को वेरीफाई करते तो नॉट एडेड है इसलिए बिलोंग्स टू नेगेटिव। अब हम अगर इसमें टैग लगाते तो सेंटेंस को फिर से रीराइट करेंगे तो मोहन इज नॉट कॉलिंग मी, कॉमा, और चूंकि नेगेटिव है तो केवल हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो इज, और मोहन का प्रोनाउन बनाएंगे तो ये मेल से हो रहा है तो इसलिए इसके ही और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल सा है। फिर अगर हम देते हैं कि रीना हैज नॉट कंप्लीटेड, रीना हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। अगर इस सेंटेंस को तो वेरीफाई करते हैं तो हैज नॉट बिलोंग्स टू नेगेटिव तो टैग शुड बी अफर्मेटिव। अगर हम इसी को फिर बनाएं तो रीना हैज नॉट
completed her work। ये हो गया। अब इसमें टैग लगाना तो सेंटेंस नेगेटिव होने का एंड कॉमा, केवल हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हैज, और रीना का प्रोनाउन बनाएंगे तो फीमेल से कर रही है तो यहां आएगा शी। देखा फ्रेंड्स, तो इस तरह से सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव टैग, सेंटेंस होने से टैग को नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग उसमें अफर्मेटिव को पुट करते हैं। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन टैग नाम के टॉपिक कितना इजीली खत्म हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन टैग आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छा से गौर करें और इसमें बार बार प्रैक्टिस करें और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।